नमस्ते दोस्तों, स्टोरी नेस्ट 1993 में आपका स्वागत है। क्या आप जीवन की सच्चाइयों को कहानियों के माध्यम से सुनना और समझना पसंद करते हैं? तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम एक ऐसी महान पुस्तक की यात्रा पर निकलने वाले हैं जिसने एक साधारण व्यक्ति को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बना दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हो कि कालजयी आत्मकथा सत्य के प्रयोग, माय एक्सपेरिमेंट्स विद द ट्रूथ की। अध्याय 5, बचपन का संक्षिप्त वर्णन। इस विशेष वीडियो में हम इस प्रेरक ग्रंथ के 5वें अध्याय, जिसका शीर्षक है बचपन का संक्षिप्त वर्णन। इस अध्याय में गांधी जी हमें उनके बचपन और किशोरावस्था की महत्वपूर्ण घटनाओं से परिचित कराते हैं। हम जानेंगे उनके स्कूल के शुरुआती दिन कैसे थे, वह कौन सा क्षण था जब उन्हें सत्य और ईमानदारी का पहला सबक मिला, और उनके भीतर नैतिकता और आत्मसुधार की भावना कैसे विकसित हुई। ये केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि एक महान व्यक्तित्व के चरित्र निर्माण की नींव को समझने का एक सुनहरा अवसर है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध ली। आइए स्टोरी नेस्ट 1993 के साथ गांधी जी के जीवन की सच्ची कहानियों के इस आकर्षक घोंसले में बैठे और सत्य की रोशनी को महसूस करें। वीडियो पूरा देखें और अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप सत्य की इस अनमोल यात्रा का कोई भी अध्याय मिस न करें। चलिए शुरू करते हैं। सत्य के प्रयोग, लेखक मोहनदास करमचंद गांधी। अध्याय 5, घर से दूर, एक ब्रह्मचारी का संघर्ष। यदि मैं कहूं कि लंदन में मेरा जीवन एकदम नीरस और अनुशासनबद्ध था, तो अतिशयोक्ति न होगी। वहां का वातावरण, लोग, उनका रहन सहन, खान पान, सब कुछ मेरे लिए नया था। परंतु मेरे ऊपर 2 प्रतिज्ञाओं का बंधन था, मां के सामने मदिरा और मांस न खाने की, और बीच में ही पत्नी के बारे में सोचकर ली गई ब्रह्मचर्य की। ये दोनों ही प्रतिज्ञाएं मेरे लिए कठिन परीक्षा लेने वाली सिद्ध हुई। मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती थी भोजन। अंग्रेजों का खान पान मुझे विचित्र लगता। मांसाहार उनके भोजन का मुख्य अंग था। शाकाहारी भोजन की तलाश एक सतत संघर्ष बन गया। मैंने अपने मित्रों और मेजबान परिवार से कह रखा था कि मैं मांस नहीं खाता। आरंभ में तो वे हैरान हुए, परंतु उन्होंने मेरी इच्छा का सम्मान किया। परंतु केवल सब्जियां और रोटी खाकर मेरा पेट नहीं भरता था। मैं निरंतर कमजोरी और भूख महसूस करता। मेरे मित्र चिंतित हो उठे। उनमें से एक ने मुझसे कहा, गांधी, तुम्हारा शरीर सूखता जा रहा है। यहाँ की ठंडी जलवायु में शाकाहार से काम नहीं चलेगा। तुम्हें थोड़ा मांस खाना ही चाहिए। डॉक्टर भी यही सलाह देते हैं। मैं अंदर से डगमगा गया। क्या सचमुच मेरी प्रतिज्ञा मेरे स्वास्थ्य के लिए घातक सिद्ध होगी? एक दिन एक मित्र ने मुझे लंदन के एक शाकाहारी रेस्तरां के बारे में बताया। मैं तुरंत वहां गया। सेंट्रो नामक वह रेस्तरां फेरिंगटन स्ट्रीट में था। वहां जाकर मैंने पहली बार महसूस किया कि शाकाहार केवल भारत तक सीमित नहीं है। वहां मुझे पौष्टिक और स्वादिष्ट शाकाहारी भोजन मिला। यह मेरे लिए एक नए संसार का द्वार खोलने जैसा था। मैंने वहां कुछ पुस्तकें भी देखी, जैसे सॉल्ट की प्ली फॉर वेजिटेरियनिज्म और हॉवर्ड विलियम्स की एथिक्स ऑफ डाइट। मैंने उन पुस्तकों को खरीदा और पढ़ना शुरू किया। उन पुस्तकों ने मेरे दृष्टिकोण को पूरी तरह बदल दिया। अब तक मैं शाकाहारी अपनी प्रतिज्ञा के कारण था, परंतु इन पुस्तकों ने मुझे शाकाहार के नैतिक, स्वास्थ्य और आर्थिक पक्ष समझाए। पशुओं के प्रति क्रूरता, मांसाहार के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव, इन सब ने मेरे मन पर गहरी छाप छोड़ी। अब शाकाहार मेरे लिए एक प्रतिज्ञा मात्र नहीं रह गया, बल्कि एक दर्शन, एक जीवन शैली बन गया। मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब मैं जीवन भर शाकाहारी रहूंगा और इसके सिद्धांतों का प्रचार भी करूंगा। इस नए उत्साह ने मेरे भोजन की समस्या का समाधान कर दिया। अब मैं आनंदपूर्वक शाकाहारी भोजन करता और अपने मित्रों को भी इसके लाभ समझाता। भोजन की समस्या के समाधान के बाद दूसरी बड़ी चुनौती थी शर्मीलापन और अंग्रेजी बोलने में असमर्थता। मैं स्वभाव से बहुत शर्मीला था।
नए लोगों से मिलने में, विशेषकर अजनबियों से अंग्रेजी में बात करने में मुझे बहुत संकोच होता। मैं डरता था कि कहीं गलत उच्चारण या व्याकरण की गलती करके मैं मूर्ख न बन जाऊं। इस कारण मैं अक्सर एकांत में रहता, पढ़ता लिखता रहता, परंतु मैं जानता था कि यह स्थिति ठीक नहीं। एक वकील बनने के लिए, विशेषकर एक विदेशी देश में, मुझे शर्मीलेपन को त्यागना ही होगा। इसके लिए मैंने एक योजना बनाई। मैंने सोचा कि यदि मैं अंग्रेजी समाज में घुल मिल जाऊं, उनके रीति रिवाज सीखूं, तो मेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा। मैंने डेबिटिंग सोसाइटी नामक एक संस्था की सदस्यता ली। वहां साप्ताहिक बैठकें होती थीं, जहां सदस्य विभिन्न विषयों पर भाषण देते और बहस करते थे। पहली बैठक में जाने का साहस जुटाना मेरे लिए बहुत कठिन था। मैंने अपने कमरे में घंटों अभ्यास किया, एक छोटा सा भाषण तैयार किया, परंतु जब मेरी बारी आई तो मैं खड़ा तो हुआ, परंतु मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली। मेरे पैर कांप रहे थे, माथे से पसीना बह रहा था। मैं बैठ गया, अपमान और निराशा से भरा हुआ, परंतु मैंने हार नहीं मानी। मैं दोबारा गया, फिर गया। धीरे धीरे मेरा डर कम होने लगा। मैंने छोटी छोटी टिप्पणियां देना शुरू किया। मैंने पाया कि लोग मेरी गलतियों पर हंसते नहीं थे, बल्कि मेरे प्रयास की सराहना करते थे। इस अनुभव ने मुझे सिखाया कि डर का सामना करने का एकमात्र उपाय है उसके सामने खड़े हो जाना। यह सबक मेरे जीवन के लिए अमूल्य सिद्ध हुआ। इसी क्रम में मैंने नृत्य, संगीत और फ्रेंच भाषा सीखने का भी प्रयास किया। मैंने सोचा कि एक जेंटलमैन बनने के लिए ये आवश्यक गुण है। मैंने 3 पाउंड की फीस देकर नृत्य सीखना शुरू किया, परंतु तीसरे ही पाठ के बाद मैंने यह प्रयास छोड़ दिया। मुझे लगा कि मैं ताल से मेल नहीं खा पा रहा हूं और यह सब मेरे स्वभाव के अनुकूल नहीं है। संगीत सीखने का प्रयास भी कुछ ऐसा ही रहा। मैंने वायलिन खरीदा और एक शिक्षक रख लिया, परंतु जल्द ही मुझे एहसास हुआ कि यह मार्ग भी मेरे लिए नहीं है। फ्रेंच भाषा सीखने का प्रयास थोड़ा लंबा चला, परंतु वह भी बिना किसी विशेष सफलता के समाप्त हुआ। इन अनुभवों से मुझे एक महत्वपूर्ण शिक्षा मिली। मनुष्य को वही कार्य करने चाहिए जो उसकी प्रकृति और रुचि के अनुकूल हों। दूसरों की नकल करने से केवल समय और शक्ति का अपव्यय होता है। इसी दौरान मेरी मुलाकात 2 अंग्रेज भाइयों से हुई। उनका नाम था हॉवर्ड और रॉलिंस। वे थियोसोफिस्ट थे। उन दिनों मेरे मन में धर्म के प्रति एक नई जिज्ञासा जागृत हुई थी। मैंने ईसाई मिशनरियों के साथ बहसें की, बाइबल पढ़ी, परंतु उन भाइयों ने मुझे हिंदू धर्म की महानता से परिचित कराया। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, गांधी, तुम अपने ही धर्म के ग्रंथों को नहीं जानते। हम तुम्हें एडविन आर्नल्ड की अनुदित द लाइट ऑफ एशिया और द सॉन्ग सेलेशियल पढ़ने को देते हैं। द सॉन्ग सेलेशियल वस्तुतः भगवद गीता का अंग्रेजी अनुवाद था। जब मैंने उसे पढ़ा तो मेरे मन पर बिजली सी कौंध गई। गीता के श्लोकों में छिपा ज्ञान मुझे अचंभित कर गया। कर्तव्य का निष्पक्ष भाव, स्थित प्रज्ञता, निष्काम कर्म, ये सिद्धांत मेरे हृदय में उतर गए। ये पहला अवसर था जब मैंने गीता को, वह भी एक अंग्रेज के माध्यम से, समझने का प्रयास किया। इसने मेरे अपने धर्म के प्रति श्रद्धा को नया जीवन दिया। मैंने महसूस किया कि सत्य किसी एक धर्म की बपौती नहीं है, वह तो सर्वव्यापी है। इसी समय मेरा परिचय एक और असाधारण व्यक्ति से हुआ, डॉक्टर जोशिया ओल्डफील्ड। वह एक शाकाहारी, नैतिकतावादी और सादगीपूर्ण जीवन जीने वाले व्यक्ति थे। उनके साथ मेरी मित्रता गहरी होती गई। हम साथ में भोजन करते, लंबी चर्चाएं करते। उन्होंने मुझे सादा जीवन जीने, सच बोलने और नैतिक सिद्धांतों पर अड़िग रहने की प्रेरणा दी। उनका प्रभाव मेरे चरित्र निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण रहा, परंतु इन सब आध्यात्मिक और बौद्धिक अनुभवों के बीच मेरे सामने एक और गहन आंतरिक संघर्ष उपस्थित हुआ, ब्रह्मचर्य का। मैं एक युवा पुरुष था, विवाहित भी था और पत्नी से मीलों दूर। शारीरिक इच्छाएं प्रबल थीं, मन में काम वासना के विचार आते और मैं स्वयं को अधम समझता। मैंने इसके विरुद्ध लड़ने का निश्चय किया।
मैंने पाया कि शारीरिक श्रम और मन का संयम ही इसका एकमात्र उपाय है। मैंने अपनी दिनचर्या में कठोर अनुशासन लागू किया। सुबह जल्दी उठना, ठंडे पानी से स्नान करना, लंबी पदयात्राएं करना, शारीरिक व्यायाम करना। मैंने अपने आहार पर और अधिक नियंत्रण रखना शुरू किया। मैंने पाया कि कुछ खाद्य पदार्थ, जैसे मसालेदार भोजन, शरीर में उत्तेजना पैदा करते हैं। मैंने उनसे परहेज करना शुरू कर दिया। मैंने अपना ध्यान पढ़ाई और आत्म अध्ययन में केंद्रित किया। जब भी कोई अश्लील विचार मन में आता, मैं तुरंत किसी पुस्तक को पकड़ लेता या टहलने निकल जाता। यह संघर्ष आसान नहीं था। कई बार मैं असफल होता, स्वयं से नफरत करता, परंतु मैं हार मानने को तैयार नहीं था। मैंने इसे एक प्रयोग के रूप में लिया, सत्य की खोज का एक हिस्सा। मैं जानता था कि यदि मुझे अपने मन और इंद्रियों पर विजय पानी है, तो मुझे इस मार्ग पर चलना ही होगा। धीरे धीरे अनुशासन और सतर्कता के बल पर मैंने अपने ऊपर कुछ नियंत्रण पाना शुरू कर दिया। यह जीत अंतिम नहीं थी, परंतु इसने मुझे आगे के संघर्षों के लिए आत्मविश्वास दिया। इसी बीच मेरे आर्थिक संसाधन सिमटने लगे। लंदन में रहना खर्चीला था। मैंने सोचा कि यदि मैं अपना खर्च कम कर लूं, तो शायद 3 वर्ष के बजाय 2 वर्ष में ही बैरिस्टर की परीक्षा पास कर सकूं। मैंने एक सस्ते कमरे में रहना शुरू किया। अब मैं स्वयं अपना खाना बनाने लगा। दलिया, कोको और सब्जियां, यही मेरा मुख्य आहार था। इससे न केवल पैसे बचते, बल्कि मुझे आत्मनिर्भर होने का भी सुख मिलता। मैं प्रतिदिन लंदन की सड़कों पर पैदल चलकर कॉलेज जाता, जिससे ट्राम का किराया बचता और स्वास्थ्य भी ठीक रहता। इस सादगी भरे जीवन ने मुझे एक अद्भुत शांति प्रदान की। मैंने महसूस किया कि ऐश्वर्य और विलासिता में नहीं, बल्कि सादगी और आत्मसंयम में ही सच्चा सुख निहित है। यह वह पाठ था जिसने आगे चलकर मेरे जीवन की नींव रखी। अंततः मेरी मेहनत रंग लाई और जून 1851 में मैंने बैरिस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। 11 जून को मेरा नाम इंग्लिश बार में दर्ज कर लिया गया। 12 जून को मैंने हाई कोर्ट में शपथ ली। अब मैं एक बैरिस्टर एट लॉ था। परीक्षा पास करने की खुशी थी, परंतु उससे भी बढ़कर घर लौटने की उत्सुकता थी। मैंने जहाज का टिकट बुक कराया और जुलाई में इंग्लैंड से विदा हो गया। जहाज की छत पर खड़ा समुद्र की लहरों को निहारता हुआ मैं अपने अतीत के 2 वर्षों पर मनन कर रहा था। लंदन ने मुझे बहुत कुछ दिया था, शिक्षा, अनुभव, नए मित्र और सबसे बढ़कर स्वयं को जानने का अवसर। मैं एक भ्रमित, शर्मीले नौजवान के रूप में गया था और एक सिद्धांतों वाला, आत्मविश्वास से भरा युवक बनकर लौट रहा था। अब मुझे भारत में एक नए सिरे से जीवन आरंभ करना है। मेरे पास डिग्री थी, परंतु क्या मैं वकालत का अभ्यास कर पाऊंगा? क्या मैं अपने परिवार की अपेक्षाओं पर खरा उतर पाऊंगा? भविष्य अनिश्चित था, परंतु मैं आशावादी था। सत्य की यह खोज, ये प्रयोग अभी समाप्त नहीं। इस प्रकार लंदन प्रवास के 2 वर्षों ने मेरे चरित्र की नींव डाली। वहां के अनुभवों ने मुझे सिखाया कि सिद्धांतों के लिए जीना कितना कठिन, परंतु कितना फलदायक होता है। शाकाहार, सादगी, सत्य और ब्रह्मचर्य के ये प्रयोग मेरे जीवन के मार्गदर्शक सिद्ध हुए। अब मैं भारत की पवित्र भूमि पर वापस जा रहा था, एक नए उत्साह और नई आशा के साथ।